अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। ख़ातिन हज़रात, आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि एक खबर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर चल रही है, और वो है K2 की जो एक्सपीडिशन गई थी और समिट करने के लिए कुछ लोग गए थे, जिसमें मोहम्मद अली सदपारा साहब, उनके साहबजादे साजिद सदपारा और जॉन स्नोरी वगैरह, ये लोग सब गए थे। और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो वहाँ पे पहुँचे, नहीं पहुँचे, अभी तक वो वापस नहीं आ सके हैं। अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। ये पूरी सूरत-ए-हाल बनी कैसे? क्या हुआ है? इस पूरी गुफ्तगू में जो जनरली हम बात करते हैं, हम लोग चूँकि बिल्कुल ही नोविसेस की तरह होते हैं, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। तो मैंने यहाँ सोचा कि एक ऐसा पैनल क्रिएट किया जाए, जो कि इन लोगों के साथ रहते हैं, जो इस सारी सिचुएशन को समझते हैं, खुद माउंटेनियर्स हैं, और आपको बता सकें कि हुआ क्या होगा और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने दावत दी जनाब कर्नल अब्दुल जब्बार भुट्टी साहब को, जो कि खुद माउंटेनियर हैं। बहुत बड़ा इनका नाम है इस हवाले से। माउंट एवरेस्ट क्रॉस कर चुके हुए हैं, माशाल्लाह उसकी समिट कर चुके हुए हैं। 8000er भी हैं, तो पता नहीं कितनी-कितनी 8000 वाली जो चोटियाँ वो भी कर चुके हुए हैं। अभी रिसेंटली 500 पता नहीं कितने किलोमीटर की ये जो है वो ये करके आए हैं जी एक्सपीडिशन उसके ऊपर मैराथन जो है, और वो भी पंजाब के इलाके में। तो इसलिए आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव कर्नल साहब विद अस, और कर्नल साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं हुमैरा साहिबा। हुमैरा शामी साहिबा जो हैं, ये खुद भी इस मामले में बड़े अरसे से इन्वॉल्व हैं, और किसी ज़माने में टूर लीडर हुआ करती थी, द फर्स्ट एवर फीमेल टूर लीडर। इनका भी पूरा एक एक्सपीरियंस है इस हवाले से। इनसे भी ज़रा बात करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या बैकग्राउंड है इस हवाले से, और ताकि हमें बता सकें। तो कर्नल साहब, टू स्टार्ट विद यू, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो पूरी एक्सपीडिशन हुई है, किस तरीके से इसको मैनेज किया गया? कहाँ तक ये लोग पहुँचे? और अभी जो हम सोच रहे हैं कि वो क्या वापस नहीं आ सकते हैं, क्या नहीं आएँगे? क्या उम्मीद जो है वो ख़त्म कर दी जाए? आपका क्या ख्याल है? ये देखें, ये एक एक्सपीडिशन तो एक नॉर्मल एक्सपीडिशन थी। एक्सपीरियंस्ड लोग थे, और इन टाइम जो टाइम स्पैन है एक्सपीडिशंस का, उसके अंदर थे, कोई वो भी नहीं था। और ये लोग एक्चुअली इस दफ़ा एक तो हिस्ट्री बन गई कि फर्स्ट टाइम विंटर में K2 समिट हो गया। उन लोगों ने जल्दी सबमिट कर लिया। दे वर ऑलरेडी एक्लिमेटाइज्ड, पहले से पीछे से एक्लिमेटाइज करके आए हुए थे, और उसमें से दे सिलेक्टेड द टॉप मोस्ट जो उनके शेरपास थे। उसके बाद और कोई नहीं उस टीम में जा सका। उसके बाद ये जो अली, जॉन स्नोरी और पैब्लो, एक्चुअली अली, जॉन स्नोरी, अली सदपारा और साजिद सदपारा इनकी टीम थी। ये जॉन स्नोरी के साथ थे। और जो पैब्लो था चिली से, वो इनको ऊपर कैंप 3 से उसने ज्वाइन किया था इनको, क्योंकि ये एक किस्म के आप यूं कह लें थर्ड अटेम्प्ट थी ओवरऑल, पूरी जो वहां पे टीम्स बैठी हुई थी। दिस वाज थर्ड अटेम्प्ट। और उसमें जो पैब्लो के साथ के लोग थे, वो दे अबंडेंट रास्ते ठीक में है। वो उन्होंने कहा कि जी हम वापस जाते हैं। तो पैब्लो, एक तो ये था कि ही वाज गोइंग विदाउट ऑक्सीजन, उसने इनके साथ टाई अप कर लिया, और उसने इनको कहा कि मैं आपके साथ जाता हूं, तो ही जॉइंड दिस टीम। अब ये है कि ये लोग जो 5 तारीख को, अब ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक तो ये है कि जो लास्ट रिकॉर्डेड जीपीएस की उनकी पोजीशन है, दैट इज 7818। उसके बाद जीपीएस ने काम करना छोड़ दिया या बंद कर दिया। सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जी बैटरी सेव करने के लिए, नोबडी हाँ, नोस, लेकिन दैट द लास्ट रिकॉर्डेड जो फॉलो कर लेते लोग उनके पास। फिर ये है कि जब ये लोग बॉटलनेक के पास पहुंचे हैं, 8200 मीटर्स के लगभग थे वो, तो वहां पे साजिद को प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम और मेंटल भी। मतलब जो मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही वो है जो वो कहेगा, जो हाँ, उसके पास, ऑब्वियस। उसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बकौल साजिद के, वहां पे उसको जब ये प्रॉब्लम हुई और मेंटल भी प्रॉब्लम शुरू हो गई उसको,
تو اس کو کہا گیا کہ آپ واپس چلے جاؤ وہاں سے. اور ایک اور بھی ایشو ہو گیا اس کے ساتھ کہ اس کے جو آکسیجن تھی وہ somehow or other started leaking اس کے سلنڈر سے. سلنڈر سے. اچھا جی. تو بہرحال وہ واپس وہاں سے واپس آ گیا. اور دس واز دا لاسٹ ویژول کانٹیکٹ بٹوین دا پیپل. ایک جو نیچے والی ٹیم تھی اور جو اوپر والی ٹیم تھی, the three who were going up, اور ساجد was coming down from that place. لاسٹ ویژول کانٹیکٹ. اس کے بعد کوئی کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, نہ ویژول ہے, نہ واکی ٹاکی پہ ہے, نہ جی پی ایس پہ ہے, نہ سیٹلائٹ پہ ہے. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ. تو ابھی یہ جو آج بھی میں نے دیکھا کہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ سرچ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے. دے ہیونٹ گیون اپ. جی ہاں, یہ تو ایسے ہی ہے. پہلے 2 دن ویدر 5 تاریخ کو یہ ایکسیڈنٹ ہوا. نیچرلی آپ رات تک تو انتظار کریں گے, پھر کہ ان کا ایک سرٹن ٹائم ہے اس تک انتظار کریں گے. اگلے دن تک صبح تک انتظار کیا, بٹ دے نیور ٹرنڈ اپ. ان کو سبمٹ کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا, لیکن دے نیور ٹرنڈ اپ. تو اس پہ نیچرلی پھر یہ ہو گیا کہ دے آر مسنگ. کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے کسی قسم کا, نیجر دے آر ویزیبل ایٹ اینی پلیس. تو پھر اس کے بعد سرچ شروع ہو گئی. 6 تاریخ کو, 7 تاریخ کو, پھر آگے 8 تاریخ کو ویسے ہی ویدر اچھا نہیں تھا تو اٹ واز اسٹاپڈ. اور بیچ میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے کر دیا کہ ابھی فائدہ نہیں ہے سرچ کا. ہم نے جو پاسبلٹیز تھی, جتنی الٹیچیوڈ پہ ہیلی کاپٹر جا سکتا تھا, جہاں جہاں ہیلی کاپٹر جا سکتا تھا, ہم نے سارا علاقہ سرچ کر دیا, لیکن کسی قسم کا کوئی کلو نہیں ہے ان کا. کوئی کلو نہیں ہے. اچھا, میں حمیرہ صاحبہ سر آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ ان ٹچ رہتی ہیں پورے اس معاملے سے, آپ کا بڑا ایک کنسسٹنٹ رابطہ رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ابھی تک جو صورتحال بن رہی ہے, میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ بھی بڑی ڈائیورجنٹ قسم کی رپورٹس آ رہی تھی. کچھ لوگوں نے تو مبارکبادیں دے دیں کہ جی وہ آ گئے ہیں, اور کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ ہاسپٹل میں آ گئے ہیں تو اب ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن ذرا ان کی طبیعت خراب ہے. تو اس طرح کی جو ایک رپورٹس آ رہی ہیں, کنٹراڈکٹری قسم کی رپورٹ, اس میں پھر ایک ہم جیسا ایک جو ناظر ہے وہ کیا کرے اور کس طریقے سے اس کو لے؟ آپ کی کیا رپورٹس ہیں جی؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انکلوڈنگ می ان دس پینل. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ یکدم نہیں ہوتا. تو دیر از آلویز اے چین آف ایونٹس جو کہ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز این ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ جو بھی ہوتا ہے. اور جیسے کہ کرنل صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان کی آکسیجن سلنڈر ہی کیری نہیں ہوئی تھی ٹو 8000 میٹرز, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ انہوں نے ایک نائٹ سروائیو کی تھی وہاں پہ. تو اس صورت میں بھی میرے نزدیک یہ ہے کہ دیر شوڈ بی, جیسے الپائن کلب آف پاکستان ہے اور آرگنائزیشنز ہیں جو کہ فیڈریشن لیول پہ ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹریم لائنڈ ایک انفارمیشن یا ایک اسٹیٹمنٹ اس صورت میں جاری کریں, جو کہ وہ نہیں کر رہے تھے. یوزلی وہ ری شیئر کر رہے تھے بہت سے شیرپاس کی اسٹیٹمنٹس کو, اور بھی بہت بعد میں جبکہ ہم لوگ چکے ہوتے تھے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ایلن آرنٹ کو میں فالو کر رہی تھی, وہ ایک پیرا کلائمر ہے اور وہ ڈیلی ایک بلاگ دے رہا تھا کنسائلنگ آل دی انفارمیشن فرام آل ڈفرینٹ ٹیمز جو کہ وہاں پہ تھیں. K2 پہ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم کہ بہت میجر ایکسپیڈیشنز وہاں پہ گئی ہوئی تھی. 200-250 کے قریب وہاں بندے موجود تھے, انکلوڈنگ آل دا کرو جتنے بھی ہوتے ہیں, بیچ میں پورٹرز ہوتے ہیں, بیچ میں ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز ہوتے ہیں, ککس ہوتے ہیں, لیزون آفیسرز ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جب نے اس سمٹ کو کیا تھا تو تب سے بہت ہائپ بن گئی تھی. ادروائز اس سے پہلے, جبکہ یہ محمد علی ستپارہ ہمارے ایک پرانے ہیرو ہیں جنہوں نے کہ نانگا پربت 4 دفعہ سمٹ کی, اور فرسٹ ایور ونٹر سمٹ آف نانگا پربت انہوں نے کی ہے. تو میرے خیال سے ہیرو تو ہمیں ان کو تبھی مان لینا چاہیے تھا, لیکن ڈیو ٹو لیک آف واٹ ایور کوآرڈینیشن اینڈ پراپر پروجیکشن اینڈ پروموشن آف دیز ماؤنٹینئرز ہمیں ایسا کچھ ہم نے نہیں دیکھا. ابھی بھی
اگر شیرپاز کی ٹیم نے جب سبمٹ کیا تو ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ پاکستانی نے کیوں نہیں کیا, اٹس اے پاکستانی ماؤنٹین, وائی ناٹ دیر واز اے پاکستانی ان دیٹ ٹیم. اور تو پھر اس سے ہم لوگوں کی نظریں ڈائیورٹ ہوئی کہ جی جان سنوری کی ٹیم میں ایک پاکستانی ہے جن کو انہوں نے امپلائی کیا ہوا تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امپلائمنٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ محمد علی ستپارہ واز اے گریٹ کلائمبر, ہی واز اے ہیرو, بیکاز انہوں نے آلریڈی ناگا پربت از اے کلر ماؤنٹین جس کو کہ وہ 4 دفعہ سمٹ کر چکے تھے. ہی واز اے ویری ٹف کلائمبر. اور ستپارہ ولیج سے اور بھی بہت سے بڑے بڑے نام ہیں, حسن ستپارہ ہیں, باقی اور بہت سے لوگ ہیں. شمشال ہماری ایک ویلی ہے, وہاں کے بہت سے کلائمبرز ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیر از اے لیک آف باڈی, جو کہ باڈی شاید ایک ہے بھی الپائن کلب کی صورت میں, لیکن اس کا رول اتنا ہمیں اسٹرانگ نہیں دکھتا کہ جہاں پہ ہم لوگ سب وی آر ٹرائنگ ٹو نیویگیٹ تھرو ڈفرینٹ چینلس کہ ہم لوگ اس طرح سے صحیح انفارمیشن تک پہنچیں. اور یوزلی میری کوشش ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں آن راؤنڈ ان سے انفارمیشن لوں. ظاہر ہے بیس کیمپ پہ تو صرف اور صرف سیٹلائٹ کے تھرو رابطہ ہو رہا تھا, لیکن اسکردو ٹاؤن میں یا ادھر ادھر جہاں سے بھی رابطہ ہو پا رہا تھا, وی ور ٹرائی ٹو گیدر آور اون سارٹ آف انفارمیشن. ٹھیک ہے. اچھا کرن صاحب, ذرا تھوڑا سا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہمارے ہیں کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو ہم لوگ اس طرح نہیں لیتے ہیں جس طرح کہ ہمیں لینا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ہیرو بننے کے لیے مرنا ضروری ہو گیا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ مجھے بتائیں کہ پاسبلٹیز آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہیں, کیا کیا آپشنز ہیں, کہ کیا ہوا ہوگا محمد علی ستپارہ کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, آپ کی جو سوچ ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ جی یہ اسپیکولیشنز ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, اور اپنے جو ایکسپیرینس ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کلائمبرز کا, اور ہمارے ساتھ بھی نیچرلی آپ کا کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کہیں آپ بچ جاتے ہیں, کہیں کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے, اور خدا نخواستہ یہاں تو موٹینگ میں تو موت کی عمل ہے کہ جب گھر سے بھی چلتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے that is something which has to be catered for in every mountaineering expedition. You have to consider that کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس میں جو پاسبل مجھے چیزیں لگتی ہیں, اور باقی لوگوں کی ڈسکشن سے جو سامنے آئی ہیں, اور ہمارے جو عمل ہے کہ ویسے تو جیسے ابھی ڈسکس کر رہے تھے آپ لوگ کہ یہ انفارمیشن جو فلو کر رہی ہے بالکل بے ڈھنگی, بالکل نان سینس قسم کی, اور ایون یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پراپر. لیکن چونکہ لکیلی آئی ایم ان دا فیلڈ تو مجھے پتہ ہے کہ کون سی غلط ہے کون سی صحیح ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی کہتی کہ وہ تو زندہ ہے اور وہ بیس کیمپ پہ آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. اب جسٹ امیجن اس طرح کی یوٹیوب پہ چل رہی ہے. مگر اس میں جو پاسبلٹی ہے کیونکہ وہ باٹل نیک پہ تھے لاسٹ, باٹل نیک جو کیٹو کی ہے وہ دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس ایریا. تقریباً کوئی 150 میٹر کا کلائم کا ایریا ہے, اور اس کے اندر آئس فال ہے, ہینگنگ آئس فالس ہیں, آئس شریکس ہیں, اور وہ کسی بھی وقت گر جاتی ہیں, اور آپ کو پر فورس ان کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اور الٹرنیٹو اس کا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کلائمبرز, کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وچ ٹائم از سیفر. اب 100% سیفٹی تو ایڈونچر کے اندر ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ایڈونچر از نیور 100% safe. However, you try to make it nearly 100% safe, but it cannot be 100% safe. وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جائیں اس ٹائم پہ نہ جائیں, تو لیکن وہ کیلکولیشن 100% فیل نہیں ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک تو تینوں اکٹھے گئے ہیں, تو مینس کہ تینوں کے ساتھ حادثہ ہوا ہے, اور تینوں کا حادثہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اوپر سے ایولانچ آ گئی, نمبر 1, تو تینوں اس میں چلے گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ روپ کے اوپر تھے جو آلریڈی فکس تھی وہاں پہ, کیونکہ پہلے سے روپ فکس تو تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ روپ موجود تھی یا نہیں تھی, بٹ جسٹ ایزمپشن
کہ اگر وہاں پہ روپ موجود تھی انہوں نے اس کو یوز کرنے کی کوشش کی, آئیدر وہ اس میں سے نکل گئی, اس کا اینکر نکل گیا, یا وہ روپ ٹوٹ گئی, تو اس سے بھی وہ سارے گر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. کہ وہ اگر خود ایک روپ کے اوپر تھے تینوں جو کہ پہلے سے فکس نہیں تھی, اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے روپ اپ کیا ہوا ہے, لائک کر لیتے ہیں لوگ, تو اس میں سے ایک بھی اگر گرتا ہے تو باقی ایسی جگہ کے اوپر جو سٹیپ سلوپ ہو, جہاں پر فٹ اس کا ہولڈ اسٹرانگ نہ ہو, تو وہاں پہ پھر باقی اس کو جو لوگ ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور پلس وہاں پہ یہ ہے یو آر آلریڈی ایٹ 8,200 پلس کے اوپر, جس کو کہ ابھی آج کل بہت زیادہ لوگوں کو احساس ہو گیا یا پتہ چل گیا اویئرنیس واٹ از ڈیتھ زون. اب کبھی کسی کو پتہ نہیں تھا, وہ ڈیتھ زون کہلاتا ہے, اور اس کے اندر آپ کے حالات فزیکل, آپ کی کیپیبلٹی کو بہت اچھی نہیں ہوتی ہے, جتنے مرضی آپ تکڑے ہوں وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے, ایون مینٹل کیپیسٹی آپ کی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. تو اس صورت میں بھی تینوں جا سکتے ہیں. باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک جو ہے دوسروں نے اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس چلے کہ یہ ایک It's anybody's guess. It's basically anybody's guess. بالکل بالکل ایگزیکٹلی nobody knows. ٹھیک. اچھا عمیر صاحب, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ماؤنٹینئرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ دوز who travel to mountain tops are half in love with themselves and half in love with oblivion. تو یہ جو صورتحال ہے ماؤنٹینئرز کے بارے میں, یہ اوبلیوین کی طرف خود جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے بریو قسم کے لوگ ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے رسکس ہیں. اور جیسے میں بات کر رہا تھا کن صاحب کے ساتھ بھی, تو یہ ایس ایس جی کا بھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا جو نعرہ ہے وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کتنا زبردست ہے, من جاں بازم کیا جی, وہ کن صاحب مجھے بتائیں گے اس میں کہ یہ جاں باز قسم کے لوگ ہیں. تو یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے الپائن کلب کا ذکر کیا, الپائن کلب کی کیا ذمہ داریاں ہیں, گورنمنٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو اون کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے. اچھا, میں نے جو ابھی ریسنٹلی محمد علی ستپارہ سے میری ڈائریکٹ واقفیت نہیں تھی, لیکن انڈائریکٹلی میں جانتی تھی ان کے بارے میں, حسن صاحب کے بھی بیٹوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیک آف ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ان پاکستان جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے. ہمارے ملک میں 73 سال ہو گئے ہیں آزادی کو, اور اگر آپ نیپال کو دیکھیں تو انہوں نے ہمارے بہت بعد میں انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کیے, اور ان کے وہاں ہر مطلب میں ایوری ویک اور کپل آف ویکس میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی آئس فیسٹیول ہو رہا ہے, کوئی ٹریننگ. حالانکہ کووڈ کے دوران ان کے وہاں بند رہی ہے کلائمبنگ, لیکن وہ لوگ اپنی ٹریننگز کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہے لوکلز کے لیے, جس کی وجہ سے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ تقریباً 4% ہے, ویئر ایز K2 کے اوپر تقریباً 29% اس حادثے سے پہلے تھا. اگر آپ صرف اس سال کا اسٹیٹسٹکس دیکھیں, ابھی تو ساری ٹیمز نے ریپ اپ کر لیا ہے, they have already left the base camp. تو جو 10 لوگوں نے اگر سمٹ کی ہے تو 6 لوگ اس ریجن میں, ایک تو ایلیکس گولڈفارب تو براڈ پیک کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن ساتھ آپ 5 کو ہی دیکھیں تو 50% تو فرٹیلٹی ریٹ ہو گیا K2 پہ, اور پاکستان کے ماؤنٹینس میں دیکھیں تو اس سیزن میں 60% ہو گیا. سو دس از اے ہیوج بیریئر کے باہر لوگوں کے لیے. ایکسپیڈیشن جو آتے ہیں they bring a huge amount of money, they do documentaries here, they film their action and then they promote our country in their own countries جب جاتے ہیں. میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ ایک دو اور بھی اس میں جو آئے ہوئے تھے کلائمبرز جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سو ہی بیسکلی واٹ سرجی جو ہے وہ لوگوں کے لیے کمبل, جیکٹس اور اس طرح کے ونٹر گیئر لے کر آیا تھا. ہی ہیڈ این آرگنائزیشن نان پروفٹ, اور وہ ان کے لیے تو بیسکلی ہمارے جو ماؤنٹینئرز ہیں وہ بھی ایک گڈ ول امبیسڈرز ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارے ملک کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنی جان کا رسک لے کر, اپنی ایفرٹ سے. انیشلی ان کے پاس لیک آف ریسورسز ہوتا ہے, وہ ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر جاتے ہیں. جب ان کی سکلز اور ان کی اسٹرینتھ اور ان کی فٹنس کو لوگ دیکھتے ہیں فارنرز, تو وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں یا وہ ان کو اون کر لیتے ہیں, جو ہم لوگ نہیں کرتے. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ شگر میں تقریباً 100 کنال کی زمین جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہوئی ہے 2010 سے کہ وہاں پہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنے گا. تو 2010 اور اب 2021, تو 11 سال تو ہو گئے ہیں, تو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بن سکا؟ کیا ریڈ ٹیپ ہے, کیا بیوروکریٹک
मम्बो जम्बो है या पॉलिटिकल विल नहीं है या लोगों की अपनी नाक और अपनी जात से आगे हम लोग आगे बढ़कर कौन के लेवल पे नहीं सोचते. सो दीज आर द थिंग्स. हम लोग भी देखिए फर्टिलिटी रेट को भी कम किया जा सकता है, मिटिगेट तो कर सकते हैं. देखिए एडवेंचर्स का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है यकीनन बाय ट्रेनिंग, बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, बाय अच्छा अब जो सर्च और रेस्क्यू की जो बात है, रेस्क्यू का तो टाइम नहीं है, लेकिन इट्स मोर ऑफ रिकवरी, बॉडी रिकवरी, ताकि एक क्लोजर फैमिलीज को मिल सके. बट सैडली उसके बाद फैमिलीज के साथ क्या होता है, अब इनकी जो डिसअपियर हो गए हैं, he lost his life or whatever, तो अब बताइए कि पीछे फैमिलीज के लिए वादे बहुत से हो जाते हैं, पॉलिटिकल प्रॉमिस, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला है कि फैमिलीज को कुछ भी सच सपोर्ट नहीं मिलती. और जो अभी फजल का मैं एक अकाउंट पढ़ रही थी, इज अ क्लाइमर फ्रॉम शिमशाल, तो उसने कहा कि जो खच्चर जा रहे होते हैं ना बेस कैंप तक, दे हैव बेटर लाइफ इंश्योरेंस देन अस. कि पोर्टर्स जो ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स और फिर अपने पैशन से क्लाइमर्स बनते हैं, तो इनके लिए तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है. So I think there is a huge kind of system overhaul that needs to be done. लेकिन उसमें political will भी चाहिए और उसमें every level पे हमें कुछ करना पड़ेगा. जी, वो भी करना पड़ेगा. कर्नल साहब, ये जो अब सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिस तरह हमारा साहब फरमा रही हैं, वो कहते हैं ना, गेटिंग टू द टॉप इज ऑप्शनल, गेटिंग डाउन इज मैंडेटरी. अब मसला ये है कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें तो अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही, और अगर हमारे इदारे कुछ कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे. और अगर इस तरह के हादसे अगर होते जाएंगे, देखिए मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो हमारे पहाड़ हैं, ये हमारे लिए इतना बड़ा मार्केटिंग टूल बन सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इसको मैनेज करना शुरू कर दें. ये इतनी बड़ी हमारी PR कर सकते हैं. ये जो हम कहते हैं ना हमारा सॉफ्ट इमेज, मेरा तो ख्याल है कि अगर हमारे इदारे सिर्फ ये इन पहाड़ों को अच्छी तरह मार्केट और प्रमोट करना शुरू कर दें तो ये सबसे बड़ा सॉफ्ट इमेज है हमारा. तो हम लोग कहाँ पे फेल हो रहे हैं जी? जरा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पर? अनम्यूट कीजिएगा जी, अनम्यूट कीजिएगा. एक चीज तो मैं थोड़ी सी ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं कह रहा था कि जब हम लोग SAG में थे तो हाँ दोनों हाथ उठा के कहते थे मंजाब आजम, लेकिन हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो फिर जान की बाजी हम नहीं लगाते. ये फर्क होते जरूर हैं, होते उसी किस्म के हैं. निडर लोग हैं नेचुरली. अगर कोई खौफ पे काबू नहीं पा सकता, निडर नहीं है, तो वो कैसे जाएगा पहाड़ों के अंदर जहाँ पे रिस्क ही रिस्क है. और फिर ये है कि नो रिस्क नो रिवार्ड. इतना बड़ा होगा रिवार्ड उतना बड़ा होगा. अब रही बात हमारे लोगों की, तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल हमारा एक जो चल रहे हैं सिलसिला, आपको पता है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विल नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है या जो कुछ भी है, तो काम हमारे ऐसे ही हो रहे हैं. जो करने वाले हैं either they are not interested, और जो इंटरेस्टेड हैं उनकी वहां तक एक्सेस नहीं होती है, वो उस पोजीशन में नहीं होते हैं कि कुछ कर सके. ये डायलेमा है हमारे यहाँ कि जो पोजीशन पे हैं उनकी विल नहीं है, और जो जिनकी विल है वो पोजीशन में नहीं है. ये ओवरऑल हमारा डायलेमा है. सही डायलेमा हमारा ये है. फिर उसके बाद ये आपने बात की कि ये सॉफ्ट इमेज और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे. सर्टनली हमारे अभी आप देखें ना कि हमारी इसके ऊपर एफर्ट कोई खास नहीं है, बट स्टिल पीपल वांट टू कम, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास पहाड़ तो ऑटोमेटिक हमारा वो जो है ना मार्केटिंग, वो खुद ही लगा हुआ है, वो खुद ही मार्केट कर रहा है पहाड़ अपने आप को. हमेशा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ थोड़ा सा हम भी गुड डाल दें, कोई थोड़ा सा मेहनत कर ले, तो वो तो यानी कम से कम कैजुअलिटीज का नंबर जो है उसको मिटिगेट कर दें, जो लोगों की तकलीफ है उसको मिटिगेट कर दें. हाँ, जो कैजुअलिटीज है ना जी, जो कैजुअलिटीज है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है. However, जैसे हमारे ने कहा कि कैजुअलिटी जो है वी कैन मिटिगेट विद ट्रेनिंग.
नंबर 1 ट्रेनिंग होती है, रेगुलर ट्रेनिंग होती नहीं, है, लेकिन then कंसर जिस तरह हुमैरा फरमा रही थी कि जो एडवेंचर ट्रेनिंग है जो 2010 से शुरू होनी थी वो अभी तक क्यों नहीं हो सकी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो उससे हम मिटिगेट कर सकते हैं ना, कि अगर अच्छे ट्रेंड लोग होंगे और जिस जगह पे जा रहे हैं उसके हिसाब से उसका एक्सपीरियंस भी होगा, एंड देन कम्स योर टेक्निकल इक्विपमेंट, टेक्निकल गियर आपका आता है, फिर आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो आती है, आपकी मेंटल स्टेट आती है, आपकी फिजिकल स्टेट आती है, ये सारे फैक्टर्स है ना। और फिर जो वेदर है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और पर्टिकुलरली हमारे काराकोरम्स में। और जब हम बात करेंगे K2 की विंटर्स में, तो दिस इज द वर्स्ट बाकी सारों के मुकाबले में। बाकी सारों को देखिए, ये डिफरेंट वेदर सिस्टम्स हैं, आप ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि डिफरेंट वेदर हाँ सिस्टम वो है। एक बात भी आपसे हुई थी कि पर्टिकुलर वेदर सिस्टम, जो कि सर्दियों में कोल्ड वेदर सिस्टम है, कोल्ड फ्रंट्स जिनको हम बोलते हैं, गर्मियों में वार्म फ्रंट्स आते हैं जो साउथ वेस्ट से आते हैं, सर्दियों में कोल्ड फ्रंट्स आते हैं जो नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, उनका सारा ब्रंट जो है वो ये K2 उसको बर्दाश्त करता है, तो K2 के ऊपर ही सारा कुछ होता है वो। तो इसलिए वो उसका जो वेदर है वो बहुत ज्यादा वो हार्श होता है सर्दियों में, गर्मियों की निस्बत भी। गर्मियों में भी कोई काराकोरम्स का कोई बहुत एवरेस्ट की तरह कोई नहीं होता कि लंबा आपको स्पेल मिल रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा वो हार्श होता है, उसी में से आपने वो निकालना होता है। और इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए एक माउंटेनियर डिसाइड करता है कि वेदर आई शुड मूव और नॉट। अब वो वहां पे उसका ही डिसीजन होता है, हम यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कह सकते कि उस वक्त उसको जो कंडीशन उसको मिली, उसको हाँ। उसने कैसे परसीव किया, और उसने अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको किस तरह से उसने समझा कि इसको मैं टैकल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सर्टेनली जब उसने ये समझा कि मैं इसको टैकल कर सकता हूँ, मैं इस खतरे को ओवरकम कर सकता हूँ, ओनली देन ही विल मूव। ठीक अगर वो ठीक। करेगा कि मैं अपनी ये सारे जो मेरे पास हथियार हैं जो मैंने गिनवाए, उनको सामने रखते हुए मैं इस खतरे को ओवरकम नहीं कर सकता, और समिट की पॉसिबिलिटी से ज्यादा एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी है, तो ही विल नॉट मूव। ठीक ठीक ठीक। अच्छा हुमैरा साहब ये आप मुझे बताइएगा, करण साहब इसको जरा म्यूट कीजिएगा जी, म्यूट कीजिएगा जरा। अच्छा हुमैरा साहब ये जो सूरत हाल हम अब ओवरऑल देख रहे हैं, इसमें जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि जब नेपालीज आए थे तो दे वर वेरी वेल एक्लिमेटाइज्ड, ठीक है ना, तो पूरी एक बाकायदा वो प्लानिंग करके आए थे कि किस तरह हमने जाना है, हमें क्या एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत है, वो सब कुछ करके आए थे। अब जो हमारे इदारे हैं, आपने फरमाया अल्पाइन क्लब है, दूसरा है, एक तरफ हम देख रहे हैं जिस तरह विकल्प साहब कह रहे थे कि जी वो लोग कह रहे हैं कि हमने उनको देखा है आते हुए और वो हॉस्पिटल में हैं और ये है और वो है। तो इस तरह की जो खबरें हैं इनको रोकने का तो क्या ये तरीका नहीं है कि कोई एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो जो कि प्रेस रिलीज जारी करे या वो बताए, डेली रिपोर्ट जिस तरह ब्लॉग का बात कर रही थी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, एक सेंट्रलाइज महकमा हो या वॉट कुछ भी कह लें उसको, वो आपको बताए कि जी उनकी बाकायदा रिपोर्टिंग हो, उनको बताया जाए कि क्या क्या हो रहा है, ताकि मीडिया उनसे लेके बात आगे लोगों को पहुंचाए और ये इस तरह की जो हमारी मसका खेस किस्म की रिपोर्टिंग है वो ना हो। तो अगेन दैट बॉइल्स डाउन टू कि जी कॉम्पिटेंट लोग उन जगहों पर नहीं हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए, और ऐसे लोग हैं जो नॉन रेलेवेंट या नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं। दिस इज द डिलेमा ओवरऑल। हमारी जितने भी इंस्टीट्यूट्स आप पाकिस्तान में देखें, एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी हम लोग बाहर आके काम कर रहे हैं एंड वी एक्सेल इन आवर ओन फील्ड्स, लेकिन पाकिस्तान में क्या वजह है कि बहुत ही कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड लोग जो हैं वो अपनी फील्ड में या अपने जगह पे एक आगे काम नहीं बना पाते। उसकी ये रीजन है कि दे डोंट गेट टू बी देयर, क्योंकि उनको शायद चीजों को मैनिपुलेट नहीं करना आता। जो लोग अपने फील्ड में काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के या जो भी पैट्रोनाइज्ड इदारे हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव टू स्ट्रगल थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज अपने जाती लेवल। अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं दुनिया में अगर कहीं और टूर में लेकर जाना चाहती हूँ तो मेरे लिए थिंग्स आर वेरी सिंप्लीफाइड। इवन आप इंडिया देख लें और अगर आप इवन इजिप्ट देख लें, मैं वहां पे टूर लेकर गई हूँ और मुझे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थी वही इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग वाज रेलेवेंट। टर्की में भी यही था। लेकिन पाकिस्तान में आप जाते हैं
मीडिया कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज कुछ कह रहे हैं, वेबसाइट्स आर नॉट अपडेटेड, और जो मुतल्लिका इदारे हैं, मैं आपको लायन क्लब की एग्जांपल देती हूँ। 3 हफ्ते पहले मैंने उनको मेंबरशिप के लिए कोशिश की कि मैं उसकी मेंबरशिप देखूं, वो बंद है, वो पिछले पता नहीं 15-20 सालों से बंद है। क्यों बंद है? सेकेंडली, अगर मैंने उनको ईमेल की कि हाउ टू गेट द मेंबरशिप, आई जस्ट वांटेड टू सी द प्रोसेस, कि इफ समबडी आंसर्स, आई गॉट नो आंसर, इट्स बीन 3 वीक्स। यहाँ पे आप सुबह ईमेल करते हैं, विद इन वर्किंग डे, सेम डे और बाय नेक्स्ट डे आपको जवाब ईमेल का मिल जाता है, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट्स नॉट अ पोस्टल मेल। तो अब जो बात आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब मजीद प्रमोशन की और मार्केट की जरूरत नहीं है। यूट्यूबर्स ने ये काम बहुत अच्छे से कर दिया है, सोशल मीडिया ने ये काम बहुत अच्छे से कर दिया है। ऑल वी नीड इज टू मैनेज। अब हमें अगर इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट अगर आएगा तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। अगर एक वैली की कैपेसिटी 1000 लोगों की है, वहां पे 6000 10,000 लोग पहुंच जाते हैं, तो आप बताएं कि वहाँ का सेवरेज सिस्टम, वहाँ का बोर्डिंग लॉजिंग सिस्टम, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो तो आप उस वैली के एनवायरनमेंट को तबाह करने के लिए जा रहे हैं ना फिर इस सूरत में। तो अब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आने वाली जनरेशंस के लिए और टूरिज्म के लिए भी। तो टूरिज्म, मैं यकीनन मैं बिलीव करती हूँ टूरिज्म इज द फास्टेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। आपको गुडविल एम्बेसडर्स भी देगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज भी देगा, लेकिन वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट ऑफ दीज प्लेसेस। और ये जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो ये लोग हैं, क्लाइमर्स हैं, लोकल्स हैं, इनके कल्चर को और इनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि हम आइंदा इससे फायदा उठा सकें। ठीक ठीक। अच्छा कर्नल साहब, फाइनल वर्ड जी, मुझे जरा बताएं कि क्या इस वक्त जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, शुड वी गिव इट अप? जो पूरी एक्सपीडिशन थी उसको हम समझ लें कि इट्स ऑल ओवर, या अभी भी कुछ आपको कोई उम्मीद है कि कोई अल्लाह ताला मौजज़ा कर सकता है? क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद जो सूरत हाल नजर आ रही है वो, उसमें तो मायूसी ज्यादा नजर आ रही है बजाय इसके कोई ग्लिमर ऑफ होप हो उसमें। देखिए कि वो जहाँ तक मुजज़ात की बात है, वो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। रूटीन लाइफ पे नहीं वो होता है, ना ही वो नॉर्मल वो क्या कहते हैं, वो रूटीन में नहीं है चीज़। वो तो एक रूटीन से हट के है। अगर कोई मुजज़ा हो जाए, हमने तो इसके देखना होता है कि टेक्निकली क्या है, और जो हिस्ट्री है, टेक्निकलिटीज है, मेडिकल साइंस है, वो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो कि मुझे तो कोई वो नहीं लगता कि हो नहीं सकता कि वो इस वक्त तक सर्वाइव कर लें, क्योंकि वो तो जिस सपोजली जिस अल्टीट्यूड पे ये सब कुछ हुआ है, वहाँ तो अगर मुझे और रिकॉर्ड है कि लोग अगर 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए वो अगर स्टैंड स्टिल बैठ जाएं तो दे गेट हाइपोथर्मिया एंड दे डाई। और अगर वो कुछ हिलजुल भी रहे हैं तो कब तक? उनके पास राशंस खत्म हो जाएंगे, उनके पास पानी खत्म हो गया, उनके पास फ्यूल खत्म हो गया, तो कब तक वो उस पे सर्वाइव करेंगे? और अब तो इट इज टू लॉन्ग। तो इसमें जो अभी जो बात कर रही थी उमेरा साहब, तो उसमें आप थोड़ा सा आप भी अपना सजेस्ट कर दें कि गवर्नमेंट को या बाकी इदारों को क्या क्या करना चाहिए ताकि इसको सिस्टमैटिक तरीके से हम जो अपना टूरिज्म है उसको बढ़ा सकें और ग्लोबल लेवल पे उसका एक जो इमेज है उसको बेहतर बना सकें। हाँ, देखिए, एक तो जो मुतल्लिका ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जिक्र आया बार बार अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का, उसका भी अपना एक रोल है। मैं पर्टिकुलरली इस वक्त हम माउंटेनियरिंग की बात कर रहे हैं, उसका भी रोल है। लोग बाहर भी जाते हैं, इंटरेक्शन भी होता है, और दे कैन कंट्रीब्यूट के इसमें कैसे इसको प्रोपेगेट किया जाए। दूसरा, ज्यादातर जो डिपेंड करता है वो हम तो गवर्नमेंट पे, टूरिज्म पे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पे और इन लोगों पे डिपेंड करता है। और फिर हमारी एक और भी फैक्टर है हमारे यहाँ कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं या सिक्योरिटी परसेप्शंस हैं हमारी, दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके अंदर जो टूरिज्म आता है। अगर वो परसेप्शन हमारी जो है, मेरे ख्याल में वी नीड टू चेंज दैट आल्सो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि बाहर के लोगों को ये बताना कि जी ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हमारा ठीक है,
ये बड़ा जरूरी है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन हो। इसमें हमारे साहब क्या क्या किया जा सकता है, आपको क्या और दूसरा ये है कि हमारी अपनी परसेप्शन क्या है, जब बाहर से कोई आता है उसके मुतल्लिक हम क्या सोचते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नॉर्मली इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, हम दूसरी बातें करते रहते हैं, बट दिस इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी परसेप्शन क्या है फॉरेनर के बारे में। ठीक बात, उसको हमें उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा कि हर आने वाला जो है वो मतलब है वो नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जिसने पहाड़ पे, जिसको पता है मर भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई कुछ और करेगा। और फिर हम ही तो नहीं है ना दुनिया में, और नेपाल है जो पहाड़ के हिसाब से देखो, नेपाल है, बड़ा है। फिर और जो कंट्रीज हैं जहाँ पे पहाड़ों पे भी लोग, जिनका पहाड़ नहीं है, पीपल ट्राई टू अट्रैक्ट टूरिस्ट मुफ्त का, बगैर ना हींग लगे ना पटकड़ी, मुफ्त का फॉरेन एक्सचेंज है। आपने उनको सिर्फ वेलकम करना है, दैट्स ऑल, पीपल वांट टू कम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। उमैर साहब फाइनल वर्ड जी, आप क्या कहेंगी फाइनली? जी, कर्नल साहब की बात से मुझे याद आया कि व्हाट वी यूज्ड टू फेस ऑन द रोड, कि जब अगर किसी ब्रिज की तस्वीर खींचने लग जाते तो वो पता चलता था वी आर नॉट अलाउड टू। टूरिस्ट को हमें हर वक्त बताना पड़ता था कि आपने कैमरे जो है पॉइंट भी नहीं करने हैं बस की इवन खिड़की से भी। तो अभी मेरे साथ जो हुआ था कि मैं करतारपुर अभी जा रही थी इस दफा, ये 6 महीने पहले, तो वहां पे जाके मैं जब वहां पहुंची हूँ तो उन्होंने मुझे रोक दिया कि आई वाज अलोन फीमेल। तो रेंजर्स ने कहा कि जी आप क्यों जा रही हैं? मैंने कहा विजिट करने जा रही हूँ, सभी लोग विजिट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप मुसलमान हैं? मैंने कहा जी। तो नहीं आप नहीं जा सकती। भाई मैं क्यों नहीं जा सकती? तो दिस इज अ डिलेमा कि अभी भी हमारे यहाँ जो है, अब आई डोंट नो कि उनको कुछ डोनेशन चाहिए था या क्या चाहिए था, मैं क्या कहूँ। लेकिन आई थिंक लिविंग इन कनाडा गिव्स अस लिबर्टी कि हम लोग ये बातें कह सकते हैं और कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में लोग अभी बहुत सी बातें करते हुए घबराते हैं, डरते हैं इदारों के बारे में। और लेकिन एट द सेम टाइम हमें बड़ा पॉजिटिव रोल इस वक्त आर्मी का नजर आया कि उन्होंने जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू किया और बियॉन्ड देयर लिमिट्स, जो भी फ्लाइंग लिमिट्स होती हैं उसके भी वो ऊपर गए, एंड दे डिड देयर बेस्ट एफर्ट्स। सो दैट शोज कि ये जो गवर्नमेंट है और इस वक्त जो इदारे उसके अंदर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज और ये क्रिएट करें, जो कि हमें, इसीलिए मैंने 2 साल पहले अपनी और कंपनी दोबारा से रीस्टार्ट की है। इतने सालों में मैं नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि देयर इज नो वे कि मैं वहां पे कुछ कर सकूंगी, लेकिन अब मैं लेकर जाना चाहती हूँ लोगों को, एंड आई वांट टू शो द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। और बाकी मुल्कों की बजाय पाकिस्तान इज माय प्रायोरिटी। एक तो अपना वतन है, दूसरा ये कि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत भी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अल्लाह करे कि आपका ये जो इरादा है वो प्रैक्टिकली कामयाब हो और उसमें प्रैक्टिकल मेजर्स भी लिए जा सकें। और हमारी गुजारिश होगी हुकूमत से और हुकूमती इदारों से कि वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें, और आप जैसे जो लोग पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको भी सपोर्ट किया जाए, और ये जो पूरी सपोर्ट है उसको भी सपोर्ट किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, और खास तौर पर मन जावाज़म का जो है वो नारा वो हमारा आपके साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा। आप भी जांबाज हैं और आपकी तरह के और भी जो जांबाज हैं उनको हमारा सलाम। और मेरे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसराक को थोड़े दिनों तक की इजाजत दिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।